हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कक्षा 10 के मंथली टेस्ट में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग करने वाले हैं। तो कुल 30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या के परिभाषा को देखें तो इसमें कहा जाता है कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाता है, p और q दोनों पूर्णांक होता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो √2, √3 और √5 इनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो √4 है यह बाहर आकर के हो जाएगा 2 और इसको हम बट्टे में 1 कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 इनका हल क्या होगा। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब यहाँ पे हम इनको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x और बच जाएगा x - 5 एंड अगेन यहाँ पे कॉमन आ रहा है प्लस में 2, बच जाएगा x - 5। जब फिर अगेन हम इनको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा x - 5। जब हम दोनों से कॉमन ले लेंगे इन दोनों से तो बचेगा x + 2। तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक हो जाएगा x का वैल्यू प्लस में 5 और दूसरा हो जाएगा माइनस में 2। तो 5 और -2 जो है यह इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है यह हो जाएगा इसका बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 इनके जो है मूल यानी कि जो है जीरोज क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये फ्रैक्शन है इनको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। उसके लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगेन जो फ्रेश करके जो समीकरण हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 दूना 16x² - 8x और प्लस 1 = 0। एंड अगेन जब इनको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो इनका जो आंसर है हमको आएगा 1/4 आएगा। जब इनको हम लोग अगेन जिस तरह से हम यहाँ इनको सॉल्व करे हुए हैं इसी तरह से जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो आंसर है यह हो जाएगा 1/4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि sin a का मान जो है वह कोट a के पद में लिखना है। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम सभी को पता है कि sin a जो है sin a = हो जाता है 1/cosec a और हमको पता है कि कोसेक और कोट में एक रिलेशन होता है यानी कि कोसेक स्क्वायर a = हो जाता है 1 + cot स्क्वायर a। अब यहाँ से अगर हम लोग कोसेक a का मान देखें, कोसेक a का मान देखें तो यह हो जाएगा √1 + cot स्क्वायर a। एंड जब हम यहाँ पे हम बात करें साइन a की बात करें तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/कोसेक a का वैल्यू हो जाएगा √1 + cot स्क्वायर a। तो यहाँ से जो आंसर है हमारा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि है 1/√1 + cot स्क्वायर a। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ कहा जा रहा है कि साइन 63 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं जो सेम कोसाइन है इनमें। तो जैसे कि साइन 63 डिग्री है, इनको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री - 27 डिग्री अपॉन नीचे में जो हो जाएगा यह हो जाएगा cos 27 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 90 - थीटा = हो जाता है cos थीटा, यानी कि हो जाएगा यह cos, ये हो जाएगा 27 डिग्री अपॉन अगेन यहाँ पे हो जाएगा cos 27 डिग्री। दोनों आपस में कट जाएंगे और इनका जो रिजल्ट है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। कहा जा रहा है कि 7 कोसेक स्क्वायर a - 7 cot स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। तो हम इन दोनों में से जब हम लोग कॉमन ले लेंगे 7 को तो बचेगा कोसेक स्क्वायर a - cot स्क्वायर a। तो अब इनका एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर a - cot स्क्वायर a, इनका वैल्यू हो जाता है 1। तो यह हो जाएगा 7 × 1 = 7। तो इनका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इनका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। लेकिन नीचे में भी हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। लेकिन जब इनको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर में जो है cos और कोसेक स्क्वायर a और 1 में जो है कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर a और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a। ऑलराइट, cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a और नीचे में भी अगेन सेम हो जाएगा sin स्क्वायर a जो है यह आ जाएगा एलसीएम इनका और बच जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a
तो इनका जो वैल्यू है यह हो जाता है 1, इनका भी वैल्यू हो जाता है 1। इनको हम लोग इनसे मल्टीप्लाई करते हैं और इनको हम लोग इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ऊपर में है इनका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यह हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि है टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कहा जा रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या हो। जब हम लोग इसमें जो मान सारणी देखेंगे इनमें हम लोग को पता चलेगा कि जो साइन और कॉस दोनों का मान जो है वह 45 डिग्री पे हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। इकाई का मतलब हो गया एक के बराबर में नहीं है। तो साइन और कोसेक को हम लोग देखें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/कोसेक थीटा, और जब गुना करेंगे इसको हम लोग कोसेक थीटा से तो कट के हो जाएगा एक के बराबर। अगेन सिमिलरली जो है यहाँ पे टेन और कोट में जब हम लोग देखते हैं तो टेन का वैल्यू हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा कोट का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यह जो है अगेन कट करके क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में केवल ऑप्शन नंबर डी ही इस तरह का है जो 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र का निर्देशांक क्रमशः 1,4 और 2-3 है, तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये जो है क्वेश्चन आ गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इनको जो हम लोग रेखा का जो अंतः विभाजन होता है उस फॉर्मूले पर जो है हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार से जो है दिया हुआ कि एक सर्कल है, एक वृत्त है, इनका जो है ये सेंटर हो जाएगा और इनका जो एक रेडियस है जो कि सेंटर से होते हुए गया हुआ है। ऑलराइट, तो यह जो है एक सर्कल है और यह डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर जो है इनका मान लेते हैं बीच में ये रहा सेंटर, और इनका एक निर्देशांक मान लेते हैं यह ए है, यह ओ है और यह बी है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके एक छोर का निर्देशांक 1 और 4 है और केंद्र का निर्देशांक जो है 2 और -3 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो पहला छोर है, इनका निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 4 और केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -3। हमको निकालना है कि इस बी का निर्देशांक यहाँ पे क्या होगा। तो हम मान लेते हैं यह x और y के रूप में आ रहा है। हमको पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है यह उसके व्यास को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। देखिए मान लेते हैं अगर यह एक हिस्सा है तो यह भी हो जाएगा एक हिस्सा। तो अगर हम इस पूरे रेखा AB को हम इस तरह से देखें कि इनको इस रेखा का एक अंतः विभाजन हो रहा है और वह अंतः विभाजन 1:1 के रूप में हो रहा है। तो m हो जाएगा 1 के बराबर और n हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा x1 और यह हो जाएगा y1। इसको मान लेते हैं हम लोग xy, और जो b है इनको हम लोग मान लेते हैं x2 और y2। राइट, x2 और y2। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है अगर किसी एक रेखा AB का अगर अंतः विभाजन हो रहा है तो उनका जो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा जो कि उसको अंतः विभाजित कर रहा है, उनका निर्देशांक अगर हम लोग देखें x का, तो x इक्वल टू हो जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y निर्देशांक है इनका हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले पे रख करके इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। x का जो है यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है 2 इक्वल टू हो जाएगा m का वैल्यू है 1 इंटू हो जाएगा x2 हमको पता नहीं है यानी कि हो जाएगा x2 प्लस nx1 यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x2 का जो वैल्यू है, x2 का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 3 हो जाएगा x2 का वैल्यू। एंड अगेन हम लोग y, और अगर हम y की बात करें तो y का जो वैल्यू दिया हुआ है यह दिया हुआ है हमको -3 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू m का वैल्यू my2 अर्थात कहने का मतलब हो गया केवल y2 प्लस ny1 कहने का मतलब हो गया जो n यानी कि 1 इंटू 4 यानी कि हो जाएगा 4 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 1 2। इनको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जो y2 है इनका वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 3 माइनस में 6 और माइनस में हो जाएगा 4 यानी कि माइनस में हो जाएगा 10। तो जो y2 है इनका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो यह 10 के बराबर हो जाएगा। तो जो निर्देशांक है x2 y2 इनका वैल्यू हो जाएगा 3 और माइनस में 10। तो जो आंसर है हमारा ये हो जाएगा इसमें से 3 और -10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा जी इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि बिंदु
-1 7 और बिंदु जो है 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से जब विभाजित किया जाता है तो विभक्त करने वाले बिंदु का नियामक जो है वह क्या होगा। तो सेम जो क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं, सेम उसी तरीके से इनको भी सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है डाटा उनको लिख करके हम सॉल्व करके बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग इन्हें सीखें। तो जो है यहाँ पे पहला पॉइंट है वह दिया हुआ है -1 और 7, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 और 3। तो यहाँ पे जो है x1 का वैल्यू हो जाएगा -1 और x2 का वैल्यू हो जाएगा 4, और अगेन यहाँ पे अगर देखें तो y1 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा 7 और y2 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा -3। चूंकि हमें पता है कि इन दोनों बिंदुओं को विभक्त करने वाली रेखाखंड का जो निर्देशांक हो जाएगा वह x नियामक इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ में एक चीज और दिया हुआ है, जो m और n है वह 2:3 के रूप में है, तो m हो जाएगा 2 और n मान लेते हैं हम लोग 3 को। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो x नियामक है यह इक्वल टू हो जाएगा mx2 यानी कि जो है 2 गुना 4 हो जाएगा 8 प्लस nx1 यानी कि 3 गुना -1 हो जाएगा माइनस में 3 अपन हो जाएगा m प्लस n यानी कि हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा 5x इक्वल टू 8 से -3 जाएगा यानी कि हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 1, और अगेन हम लोग जब y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ऑलराइट, जब हम लोग y का वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा my2 यानी कि 2 गुना -3 हो जाएगा माइनस में 6 प्लस ny1 यानी कि 3 गुना 7 हो जाएगा 21 बट m प्लस 1 यानी कि m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5y जो है इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 21 यानी कि हो जाएगा या 6 5 6 15 6 21 यानी कि हो जाएगा 15। तो 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 और जो बिंदु है यह हो जाएगा 1 और 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो आंसर है इनमें कहीं पे 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरियन त्रिक जो है यह केवल जो समकोण त्रिभुज होता है उनमें अप्लाई होता है, और इसको अप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, जो कर्ण स्क्वायर है, राइट, जो कि h स्क्वायर है, यह इक्वल टू हो जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस जो है यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के क्या होगा, वह बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर ऑप्शन वाइज चलें तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि इनमें से कौन जो है वह बड़ी भुजा जो है वह कर्ण, बाकी आधार और लंब के जो है वर्ग के बराबर में आ रहा है, यानी कि 4 का स्क्वायर जो है 16, यह जो है इनको हम लोग देखें यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 जो है हो जाएगा 13, जो इनके बराबर में नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि जो ऑप्शन नंबर ए है 2 3 और 4 यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं होगा। बाकी अगर हम लोग इन सभी समूहों को देखें तो बी सी डी यह हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखो सबसे जो बड़ी भुजा 5 है कर्ण हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर जो है जब बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 25 के बराबर में यह हो जाएगा। तो ये सभी पाइथागोरियन त्रिक जो है वह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार और कर्ण क्रमशः पी बी और एच है तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज अगर त्रिभुज कोई भी हो उनका क्षेत्रफल जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, अगर हमको आधार और ऊंचाई पता हो। और समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ होता है, तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो इनका जो है लंब यह क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब हो कि लंब जो है राइट, लंब जो है यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर 841 माइनस जो आधार है इनका स्क्वायर यानी कि 400, तो हो जाएगा अंडर रूट 441 और इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, तो यह हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ कहा जा रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो कहने का मतलब हो गया समकोण समद्विबाहु का मतलब हो गया जो त्रिभुज जो है वह समकोण तो है ही, साथ में ही वह समद्विबाहु है, यानी कि इनके जो दो भुजाएं हैं वह आपस में बराबर होंगे, यानी कि लंब और आधार इनके आपस में बराबर है। और इनकी जो है आधार की लंबाई दिया हुआ है 5√2, तो अगेन अगर आधार दिया हुआ है तो लंब भी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यह हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो सेम इसी फॉर्मूला पे जब हम इनको रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार हो जाएगा 5√2 इंटू 5√2। तो √2 जो है मल्टीप्लाई होकर 2 कट जाएगा, तो 5 गुना 5 हो जाएगा 25। तो इसका जो है 25 वर्ग इकाई जो है यह इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DF के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर और 49 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि CA का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो FD की लंबाई जो है वह क्या हो जाएगी। तो इनको हम लोग समझते हैं, इनका हम लोग जो थ्योरम है ये हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है, जो त्रिभुज का नाम दिया हुआ है ABC और DEF। तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे जो कि क्या है, समरूप है, ABC और जो दूसरा है वह है DE और F है। तो हमको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके जो क्षेत्रफल होते हैं इनका अनुपात एरिया जो है ABC अपॉन एरिया जो है जो दूसरा त्रिभुज हो जाएगा DEF, यह क्या हो जाता है, इनके सभी संगत भुजाओं के जो है वर्ग के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब हो गया जो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन DE, इनके जो है वर्ग के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू अगेन जो है BC अपॉन जो है EF, इनके जो है वर्ग के बराबर हो जाएगा, और अगेन जो है AC अपॉन जो है DF या FD, हम जो भी बोले यहाँ पे FD, इनके जो है वर्ग के जो है यह बराबर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगेन यही कहा जा रहा है, जो अगर दो त्रिभुज ABC और DF में अगर हम देखें यहाँ पे तो ABC का जो है AC भुजा जो है यहाँ पे CA या AC भुजा दिया हुआ है यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो हमको FD यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। तो AC का जो अनुपात है अपॉन FD का अनुपात, जो इनका अनुपात है यह दोनों के जो है क्षेत्रफल के क्या हो जाता है, वह अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे 121 और 49, 121 अपॉन जो है 49 ये बराबर हो जाएगा 11 के स्क्वायर के, और FD के क्या हो जाएगा, स्क्वायर के क्या हो जाएगा बराबर। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर जो है वह हो जाएगा 49। तो FD का जो वैल्यू है यह कितना हो जाएगा, यह 7 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वह क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे जो कोई भी दो त्रिभुज जो होता है जब समरूप होता है और उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो उनका अनुपात जो होता है उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो इस केस में भी सेम होना है, जो अगर उनके हमको संगत भुजाएं यहाँ पे दी हुई है 2 और 3, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनके स्क्वायर यानी कि 4:3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसका आंसर जो है वो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज ABC और BD, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC का मध्य बिंदु D है, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है इनका अनुपात जो है वह क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज ABC का। मान लेते हैं कि यह त्रिभुज AB और C एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो BC है इनका मध्य बिंदु D है, तो BC का मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे है, यह बिंदु जो है यह D है। और कहा जा रहा है कि जो B, D और E चूंकि यह मध्य बिंदु में है, तो यहाँ पे भी एक कोई बिंदु है, मान लेते हैं मध्य में ही है, जो है यह E है। तो कहा जा रहा है कि इनके जो है क्षेत्रफल के अनुपात क्या हो जाएगा। चूंकि यह मध्य बिंदु है तो यह अगर 1 इकाई मानते हैं तो यह भी हो जाएगा 1 इकाई। और हमको पता है कि जो दो समरूप त्रिभुज है 1 और 2, इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, अगर हम देखें एरिया त्रिभुज ABC का अपन हो जाएगा एरिया त्रिभुज जो दूसरा है छोटा वाला BD और E, इनका अनुपात जो है इनके संगत भुजा के क्या हो जाएंगे, वह वर्ग के बराबर। यानी कि ये पूरा ABC में अगर देखें तो BC भुजा जो है इनका जो है हो जाएगा कुल मिला के 2 का स्क्वायर, और अनुपात जो ये BDE है छोटा वाला भुजा, इनका जो है BD इनका हो जाएगा 1 इकाई इनका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यह 4:1। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि है 4:1। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यह हो जाएगा केवल 2 रेखाएं जो है, 2 स्पर्श रेखाएं जो है हम उन पे ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात जो है वह क्या हो जाएगा। जो कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यह हो जाता है 4πr
स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं जो पहला गोला है इनका जो रेडियस है वह r1 है और जो दूसरा गोला है वह हो जाए इनका रेडियस जो है वह r2 है। तो इनका जो अनुपात है यह 16:9 दिया गया है, तो यह यहाँ से हो जाएगा कट। और r1 जो है यह इनका जो 16 जो है इनको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 9 जो है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो है r1 इक्वल टू हो जाएगा 4 और r2 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इनके आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है, तो जो आयतन होते हैं गोले के आयतन, हम देखिए यहाँ पे दो हो जाता है 4/3 पाई r3, तो r का मतलब हो जाएगा यहाँ पे r1, अगेन 4/3 पाई, दूसरा जो गोला है इनका हो जाएगा r2 का क्यूब, तो यहाँ से ये दोनों कट हो जाएंगे, तो r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब, तो यही इनके आयतन का अनुपात हो जाएगा। तो r1 है 4 का क्यूब अपॉन हो जाएगा 3 का क्यूब, तो हो जाएगा यह 64 अनुपात कितना 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा बी हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो इनका जो है वह व्यास क्या हो जाएगा। ऑलराइट, तो इनका दिया हुआ गोले, चूंकि हमको पता है कि जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 616 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू पाई हो जाएगा इंटू r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 616 हो जाएगा। तो जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो r का स्क्वायर है यह इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 इंटू 7, देखिए r का वैल्यू हो जाएगा केवल 7, तो हमको रेडियस आ गया है 7 और पूछा जा रहा है कि इनका व्यास क्या हो जाएगा। तो 7 को जब हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा इनका व्यास, तो हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो इनका आयतन क्या होगा। तो अगेन हम लोग जैसा कि देख चुके हैं यहाँ पे गोले की त्रिज्या को दुगुना किया जा रहा है और इनका आयतन में क्या चेंजेस होंगे। तो चूंकि हम लोग देख चुके हैं इस जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में गोले का जब हमको रेडियस पता हुआ होता है तो जो इनके आयतन के अनुपात है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 21 में देख चुके हैं कि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, इनके आयतन का अनुपात पूछा जा रहा था। तो जब दो गोले का रेडियस दिया हुआ हो तो उनके आयतन का अनुपात जो है केवल उन दोनों के रेडियस के अनुपात के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है क्यूब के, यानी कि r1 का क्यूब अपॉन हो जाएगा r2 का क्यूब। तो इस केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया है, यानी कहने का मतलब हो गया जो पहले वाले जो त्रिज्या था अगर हम मान लेते हैं इसको 1 इकाई, तो अब हम यहाँ पे दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब और दूसरे में क्या हो जाएगा दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 2 r का हो जाएगा क्यूब, तो यह हो जाएगा कितना r क्यूब और अपॉन हो जाएगा यह कितना तो 8 r क्यूब, यानी कि यह कितने अनुपात से बढ़ रहा है तो यह जो है 8 गुना हो रहा है, यानी कि यह जो है दूसरा जो गोला है यह क्या हो जाएगा इनके पहले वाले का जो है 8 गुना हो रहा है। तो जो इसका आंसर है वह हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ऑलराइट, 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। कहा जा रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो जो अर्धगोला होता है इनका अगर हम देखें जो कर्व सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यह हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला में जो एक सतह होता है एक और वृत्त का होता है उनका हो जाएगा पाई r स्क्वायर और जोड़ने पे ये क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि एक घन मीटर का मान होता है। तो एक घन मीटर जो होता है वह 1000 लीटर की क्या होता है वह बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित हैं कि आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। जो अगर आधार समान होता है तो जो शंकु होते हैं इनका जो आयतन होता है वह बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कहने का मतलब हो गया जो बेलन जो है वह 3 गुना हो जाएगा किनके जो शंकु है उनके आयतन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी जो है वह गोलियां जो है वह बनाई जा सकती है। तो अगर हम 4 सेंटीमीटर वाले धात्विक गोले का अगर हम लोग आयतन निकालें तो यह हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब का मतलब हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा यहाँ पे, और इनको हम लोग भागा कर देंगे अगेन 4/3 जो छोटा वाला गोला है उनके आयतन से, तो यह हो जाएगा 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे जो है 8 से काटेंगे तो 8 बार में कट हो जाएगा, तो जिसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि वर्ग अंतराल 50 से 60 की संचयी बारंबारता जो है वह क्या हो जाएगी। तो जब संचयी बारंबारता निकालते हैं तो हम क्या करते हैं
जो इस तरह से उनको एक कॉलम बनाते हैं संचयी बारंबारता का, और जो पहला वाला बारंबारता है उनको हम सेम इसी तरीके से लिखते हैं, और बाद बाकी वाले को आगे वाले जो बारंबारता है उनसे जोड़ करके उनके सामने में यहाँ पे लिखते हैं। 2 और 3 5 हो जाएगा, अगेन 5 और 4 जो है जुड़ के हो जाएगा 9, 9 और 5 हो जाएगा 14, और 14 और 6 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि जो 50-60 वर्ग अंतराल जो है इनका संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा। तो जो इसका संचयी बारंबारता है वह हो जाएगा 20 हो जाएगा संचयी बारंबारता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि नीचे दी गई बारंबारता सारणी में माध्य का वर्ग है। तो माध्य का वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बारंबारता है इनको हम लोग अगर हम n मानते हैं, बारंबारता को हम लोग n मानते हैं, तो इनको जोड़ करके निकालते हैं n/2। जब हम लोग इनको जोड़ते हैं, यहाँ 9 3 12 5 17 8 7 15 25 5 30 0 3 3 6 1 7 1 8 80 हो जाएगा। n/2 निकालेंगे तो 80/2 हो जाएगा 40। तो अब क्या होगा, ये जो 40 है तो इनके बराबर या इनसे जस्ट बड़ा जो संचयी बारंबारता है वही हो जाता है इनका जो है माध्य का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे संचयी बारंबारता लिखते हैं इन सभी आंकड़ों का। ये हो जाएगा 3, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 15 हो जाएगा 27, 27 और 30 हो जाएगा 57। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 40 है, तो 40 है, तो 40 n/2 जो 40 है इनसे जो बड़ा एक आंकड़ा है वह 57 हमें मिल गया है। तो इनका जो माध्य का वर्ग है यह हो जाएगा 30 से 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जो होती है, जैसे हो गया 2, उसके बाद देखिए हम लोग 3, उसके बाद हो गया 5, फिर हो जाएगा 7 और हो जाएगा 11। और माध्य निकालने के लिए अगेन जितनी संख्याएं हैं उनसे हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 3 5 5 10 7 17 17 11 हो जाएगा 28, 28/5 यानी कि हो जाएगा 5.6। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो इनका माध्य है वह हो जाएगा 5.6। तो यह जो था हम लोग देख चुके हैं कि जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इनको हम लोगों ने डील करके एक एक क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करते हुए देखा है। तो वीडियो थोड़ी जो है वह लंबी हो गई है, कोई नहीं, हम लोगों ने इनको एक एक क्वेश्चंस को क्या किया है, सीखा है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।